हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। क्लास 10 के 3 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की ओर। तो चलिए बात करते हैं द्विघात समीकरण की। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा 10th का कोर्स चैप्टर वाइज और अलग से प्लेलिस्ट के अंदर। और ना सिर्फ 10th का बल्कि 9th, 10th, 11th और 12th का मैथ्स का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए इस चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। द्विघात समीकरण होता क्या है? तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है पॉलिनोमियल्स, और वहाँ पे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़े हैं, है ना, बहुपदों के प्रकार, जिसके अंदर हमने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इस तरह से पढ़े हैं। रैखिक जो बहुपद होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है, और उसके इक्वल में यदि हम 0 लगा दें तो ये एक रैखिक समीकरण के रूप में बन जाता है। ये जो है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़े हैं। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस रूप का होता था? तो वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का था। इसके इक्वल में यदि हम 0 लगा दें तो ये जो समीकरण हमें मिला उसी को तो हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर a ही 0 हो जाएगा तो फिर तो एक्स स्क्वायर ही हट जाएगा, गायब हो जाएगा, तो फिर द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। एक्चुअल में द्विघात बहुपद जो होता था उसकी परिभाषा क्या थी कि 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चर की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे a और b c ये क्या है? इसके कोफिशिएंट्स है, गुणांक है, और ये सारे वास्तविक संख्या होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि जो बहुपद होता है उसे हम p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है वहाँ पे। तो p ऑफ x इक्वल 0 एक द्विघात समीकरण कहलाती है यदि p ऑफ x जो है वो 2 घात का बहुपद हो। तो एक ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, जहाँ पर a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -30, तो इस रूप का है। अब बात करें कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूँ √2x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 इक्वल 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? सोचिए जरा। ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, एक ही चर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x के अलावा y भी है, तो ये दूसरा चर जो है इसमें सम्मिलित हो गया, तो ये एक चर में होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण के अंदर एक चर होता है और दूसरी चीज x की जो पावर होती है हाईएस्ट वो 2 होती है। ठीक है ना, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 3 हो जाएगी तो त्रिघात बहुपद बन जाएगा और त्रिघात समीकरण बन जाएगा। तो यही इसका मानक रूप कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस चैप्टर में हम द्विघात समीकरण और उसको हल करने की, जो कैसे हल करते हैं उसकी विधिया, सूत्र जो भी है वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने द्विघात सूत्र दिया था, है ना। भारतीय गणितज्ञों का द्विघात समीकरण को हल करने में बहुत रोल रहा है, और भी कई सारे ऐसे गणितज्ञ थे, उन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने में कई सारी विधियाँ दी अलग अलग। द्विघात समीकरण के उपयोग की बात करें कि आखिर यूज़ कहाँ होता है इसका, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ बनती है जहाँ पे हम उनको द्विघात समीकरण में चेंज करके हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैथमेटिक्स में भी कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम द्विघात समीकरण हमें देखने को मिलता है और उसको सॉल्व करके फिर हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि कोई है, एक स्क्वायर है, ये प्लॉट है किसी का, जो कि 300 जो भी इसका कुछ भी क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल यदि हमें दे रखा है और हमें कमरे बनाने हैं इसके अंदर, और हमें फिक्स एक कोई कंडीशन दे दी कि आपको कमरा को जो साइज़ है, लंबाई इससे इतनी कम होनी चाहिए या फिर ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन दे देंगे, और फिर बोलेंगे कि इस साइज़ के कमरे बनाने हैं तो हमको
हम जो है द्विघात समीकरण की सहायता से उसको पहले एक समीकरण बनाते हैं और उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि कमरे की जो लंबाई है वो x रखने को बोले और जो चौड़ाई है वो इससे 5 कम रखने को बोले तो x - 5 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है हमें, टोटल पता है कि 300, इसका जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। तो फिर इनका गुणनफल करने पे हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है और उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पे हम x की वैल्यू निकाल पाते हैं, जिससे हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाती है। तो इस तरह से ऐसी कई सारी स्थितियां हैं, कई सारे आपके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे। तो सिचुएशन दे रखी होगी हमें और उसको द्विघात समीकरण में बदल कर फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो आपकी बुक का एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो एक तरह से ये स्थिति है, देख लो आप, पता करना है कि आरंभ में कितने कंचे थे। तो मान लो कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, जॉन के पास कंचे मान लिया कि x है। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं 45, तो 45 - x हो जाएंगे। फिर लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के बाद जॉन के पास कंचे तो 5 कम हो जाएंगे क्योंकि 5 उन्होंने खो दिए हैं। फिर खोने के बाद जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो 45 - x -5, तो कितने बचे 40 - x, इतने बचेंगे। अब आगे इसमें कहा है कि उनके पास जो कंचे हैं, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 दे रखा है। तो कर लो गुणनफल, x - 5 इंटू 40 - x। यहाँ पे लिख लो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो वो कितना दे रखा है 124। तो यहाँ से हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं क्या, इसका मल्टीप्लाई करना आपको आता है, बहुपद वाले चैप्टर में सीखा है। तो यहाँ से 40x, फिर x का 40 के साथ क्या, फिर एक x का x -x के साथ में करेंगे x², फिर यहाँ पे 200 और प्लस 5x इक्वल 124। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा 45x -x²। यहाँ से 124 जो है वो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। तो -x², ये प्लस 45x, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4, 2 और 3 माइनस का आएगा बराबर 0। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो x² - 45x प्लस 324, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिली और यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे इसको सॉल्व करना। और खैर आपको आता ही है सॉल्व करना। इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसके शून्यक निकालते थे बहुपद में, तो वैसे ही यहाँ पे समीकरण है तो इसका मूल निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे शून्यक बोलते थे बहुपद के अंदर और यहाँ पे समीकरण है तो उसी को मूल कहेंगे, ठीक है। शून्यक और मूल एक ही चीज़ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा हमें कि आखिर ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पे देखो x का मल्टीप्लाई इसमें किया तो x² प्लस x प्लस 8 इक्वल, यहाँ पे देखो x², x का गुणा x से किया x², x का गुणा -2 से किया तो -2x, फिर 2 का गुणा इससे किया तो +2x और ये हो जाएगा -4। x² प्लस x प्लस 8 इक्वल, यहाँ पे देखो -2x से +2x कैंसिल हो जाएगा और x² से x² भी कैंसिल हो रहा है, इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 8 इक्वल -4। तो x ये इस तरफ आएगा तो 12 हो जाएगा जुड़कर। तो ये जो हमें मिला
क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि ये तो एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अतः उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का नहीं है। ठीक है, रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण नहीं है ऐसा लिख लेना। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो सर्व समीकरण लग रही है x प्लस 2 का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस वहाँ पे क्या होता है 3x² y, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या है x है इसका स्क्वायर और y 2 है यहाँ पे, प्लस 3xy², तो x की जगह पे x इंटू वाई का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस फिर 2 का क्यूब। ठीक है, बराबर में ये आपको दे रखा है x³ माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ से, तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल x³ माइनस 4। यहाँ से हमें देखो x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, फिर x² 6x² प्लस 12x, ये इस तरफ आएगा तो 12 हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ से देखो 6 कॉमन है, तो x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये जो हमें मिली ये एक द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि ये जो है वो ax उपरोक्त समीकरण यहाँ पे लिख सकते हो, उपरोक्त समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा, ऐसा लिखना है। ओके, यहाँ पे देखो एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में कि x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, और देखने में आपको लगता है कि द्विघात समीकरण होगा, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ पे देखो आपको ये क्यूब क्यूब दिख रहा है, मतलब आपको लगता होगा कि ये त्रिघात समीकरण है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। तो देखने में लगता है कि ये त्रिघात है लेकिन द्विघात है ये, तो सॉल्व करके ही हम पता लगा सकते हैं कि ये द्विघात है या नहीं। अब बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये जो समीकरण हमें दे रखे हैं हमें पता करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने पर ही पता लगा पाएंगे। तो करिए सिंप्लीफाई। देखो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x² प्लस 2ab तो 2x प्लस 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस 6, तो यहाँ से x² प्लस 2x, ये 2x इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा प्लस 1, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल 0। यहाँ पे देखो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x² प्लस 7। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त जो समीकरण दे रखा है वो ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, बराबर 0 के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा, ऐसा लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे x² जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है, फिर b की बात करें तो b इसमें है ही नहीं 0 है, और c जो है वो 7 है, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड थर्ड की। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं ताकि आप घर पे कर पाओ और खुद सीख पाओ। ठीक है, तो मैं तीसरा करके बताता हूँ। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई ही करना है सिर्फ, तो x² x का इसके साथ क्या, फिर x का 1 के साथ तो प्लस x, फिर इसका x के साथ में 2 माइनस 2 का माइनस 2 बराबर, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है तो x²। ठीक है, फिर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है ना, बहुपद में सीखा है। फिर यहाँ पे देखिए आप x² से x² कैंसिल हो जाएगा,
इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखो x -2x तो -x बचेगा, ठीक है, -2 है ही है। फिर इस तरफ से हम यहाँ पे देखो 3x - x कितना हो जाएगा, 2x प्लस का होगा, इस तरफ लेके आएंगे तो -2x हो जाएगा। फिर ये -3 है ही है तो इसको भी इधर लेके आ जाओ, तो ये 3 = 0। यहाँ पे देखो -x और -2x तो माइनस माइनस प्लस तो -3x और ये हो जाएगा -2 + 3 तो 1 = 0। अब देखो यहाँ पे क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक रैखिक समीकरण है और दूसरी चीज़ ये ax² + bx + c = 0 के रूप का नहीं है, तो ऐसे लैंग्वेज बना के लिखनी है। अतः दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे। 5वां क्वेश्चन है कि 2x ये मल्टीप्लाई ही करना है, सब में सेम चीज़ें करनी है, कुछ नया नहीं है। ये आप कर लेना, ये भी ठीक है, ये मैं करता हूँ। तो x³ - 4x² - x + 1 बराबर, यहाँ पे देखो x - 2 का होल क्यूब, सर्वसमीका आपको याद ही है। तो यहाँ से x³ ये माइनस वाली तो माइनस आएगा, ठीक है, -3x² तो x की जगह पे x ही है तो x² × y की जगह पे हमारे पास क्या है 2 है, प्लस 3x तो 3 × x × y का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस y का क्यूब, तो देखो यहाँ से x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ माइनस यहाँ से हो जाएगा 6x² + 12x और -8। अब देखो यहाँ से x³ से x³ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर ये 6x² को हम इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस होके कितना बचेगा 2x² बचेगा, ठीक है, और ये -x और इस तरफ 12x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -13x हो जाएगा, और 8 जो है वो इस तरफ आएगा तो +9 = 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि उपरोक्त ये जो समीकरण दे रखा है वो ax² + bx + c = 0 के रूप का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दे रखी है और हमें द्विघात समीकरण को बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रखा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है वो x है, माना चौड़ाई = x, ठीक है, मीटर में दे रखा है यहाँ पे। अब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगुना करो पहले तो, ठीक है, दुगुने से एक अधिक है तो दुगुना इतना और एक अधिक मतलब +1। अब इसमें दे रखा है कि क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x × 2x + 1 = 528। तो यहाँ पे देखो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे हम, x = 528 तो 2x² + x - 528 = 0। तो ये जो है वो हमें द्विघात समीकरण मिल गया। यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी हमें। अब बात करते हैं इसका सेकेंड। इसमें दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लो कि पूर्णांक जो है वो x है, माना पूर्णांक x, क्योंकि क्रमागत संख्या तो कौन सी होती है 2 है, तो फिर क्रमागत 3, ये दोनों क्रमागत संख्या है 2 के बाद 3, ठीक है। तो मान लिया कि पूर्णांक जो है वो x है, x + 1 हो जाएगा इसका जस्ट आगे वाला पूर्णांक। यहाँ पे दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल,
तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 306। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये एक समीकरण मिल गई, द्विघात समीकरण। इसे सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। द्विघात समीकरण को हल करना हम सब एक्सरसाइज 4.2 में देखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ द्विघात समीकरण लिखना है। अब बात करते हैं इसके थर्ड की। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो हमें ज्ञात करना है वही अपन मान लेते हैं। तो रोहन की वर्तमान आयु x। अब बात की इसमें कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो ठीक है, रोहन के माँ की आयु x प्लस 26 हो जाएगी। अब बात की है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की जो आयु वो x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, रोहन की आयु x प्लस 3 और उसकी जो माँ की आयु वो इसमें भी 3 जुड़ जाएगा तो x प्लस 26 प्लस 3 29 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि इनके आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो 360 दे रखा है। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल 360। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये कितना हो जाएगा? तो 7 और 8 इक्वल 360। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 32x और ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 360 माइनस 87 हो जाएगा 3। तो ये जो हमें द्विघात समीकरण मिला। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु और माँ की आयु इसमें मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अब बात करते हैं फोर्थ की। इसमें दे रखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लो चाल जो है वो माना चाल जो है वो x है। तो आपको पता ही है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, यही होता है। तो चाल मैंने मान ली x। तो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो मान लो कि समय जो है वो t है और चाल तो हमारे पास जो है वो x है ही है और दूरी। तो देखो यहाँ पे चाल जो है, देखो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय को मैंने मान लिया t, हमने चाल को x माना और दूरी कितनी तय की? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो 480 अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर। अब बात की इसमें कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। तो चाल को कम करना है। ठीक है, तो 8 कम होगी मतलब x माइनस 8 हो जाएगी। फिर लिखा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा? 3 घंटे अधिक ले रही है, पहली बात तो ये। तो टाइम t प्लस 3 हो जाएगा, 3 घंटे अधिक ले रही है। और फिर जो चाल है वो क्या हो जाएगी? 480 अपॉन x माइनस 8 यही हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तब इसका जो समय है वो 3 ज़्यादा लगता है, मतलब 3 घंटे अधिक लेती है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से देखो ये जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे हमें t की वैल्यू पता चल गई। तो वो जो है वो इस कंडीशन में रख लो, यहाँ पे t की वैल्यू ये रख लो। तो यहाँ से देखो 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल 480 अपॉन एक्स माइनस 8 ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इस तरफ लेके आ जाओ और 480 को कॉमन लेंगे। तो 480 कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन एक्स इस तरफ 1 अपॉन एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 8 ये बचेगा,
+3 तो अपनी जगह पे है ही है, सो +3 बराबर 0। तो ये इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ से, 480 एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 8 और माइनस x, तो x से x कैंसिल, +3 बराबर 0, ये तो है ही है। तो यहाँ से देखो 480 इंटू माइनस 8, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ये हो जाएगा 8 8 64 का 4, हंसी लगी 6 और 8 4 32 और 6 38, तो 0 पीछे है ही है, ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 8, ये तो है ही है, +3 बराबर 0। अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ से देखो, या तो एक काम करो 3 को उस तरफ लेके चले जाओ और फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, इस तरह से कर सकते हैं। मैं सीधा यही पे थोड़ा देखो, -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 को उस तरफ भेजा है मैंने। अब 3 से क्या ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो 3 एकम 3 हो रहा है ना, ये हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 0 के ये आ जाएगा। तो और फिर यहाँ से देखो इसको इस तरफ भेज दो, तो -1280 बराबर, इसको इस तरफ भेज दिया मैंने बराबर के इस साइड, इधर भाग में तो उधर जाके गुणे में हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई भी कर दिया, x² माइनस 8x। तो यहाँ से हमें जो फाइनली इक्वेशन मिल गया वो क्या मिल गया, x² माइनस 8x, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये माइनस तो हमने कैंसिल कर दिया था ना पहले ही, तो ये ऑलरेडी प्लस का है, ठीक है। तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। तो यही जो है वो हमें द्विघात समीकरण मिल गया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इसकी चाल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ में। बाय, ऑल द बेस्ट।